सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हनुमान सिंह। आज हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उसका हम वाचन कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी पुस्तक है। इसको पूरी तो पढ़ी नहीं जा सकती या याद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें हम क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, इसके विषय में हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये पुस्तक है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या फिर मैं ये कहूँ नेट जेआरएफ आदि में इनके प्रश्न हैं वो बहुत अधिक संख्या में आते हैं। तो जो मैं आज जो आपको पुस्तक पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे हम कुछ ही दिनों में, जैसे 15 से 20 दिनों में हम इस संपूर्ण पुस्तक का अच्छे तरीके से वाचन कर सकते हैं। और कौन-सी चीज़ें परीक्षा में बार-बार पूछी जाती हैं, उनके ऊपर भी हम आज अपना ध्यान है वो लगाएँगे। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमें बताते हैं कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह है, वो शिव सिंह सेगर ने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। 1883 ईस्वी में उसके पीछे सन 1889 ईस्वी में डॉक्टर अब सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। शुक्ल जी बताते हैं कि आज के हजारों साल पहले की कुछ हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो भिन्न-भिन्न तरह के पुस्तकालयों में पड़ी हुई है। और इनसे जो अज्ञात ग्रंथ है उनका पता लगाया जा सकता है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। फिर आगे शुक्ल जी वर्णन करते हैं कि सन 1913 ईस्वी में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंधुओं ने, जिसमें श्रीयुत 3 मिस्र बंधु थे, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र और श्याम बिहारी मिस्र। इन तीनों ने इस मिस्र बंधु विनोद पुस्तक है इसका प्रकाशन करवाया। वो अपने आप में एक बड़ा भारी जो है वृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद है, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। ये 3 भागों में प्रकाशित है। इनके 3 भाग है वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। अब फिर उसके बाद में उसका चौथा भाग भी 1934 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जो बार-बार पेपर में पूछा जाता है कि मिस्र बंधु विनोद जो रचना है, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा? तो यहाँ इसका उत्तर है वो मिस्र बंधु विनोद हो जाएगा। आगे है आगे शुक्ल जी बताते हैं कि 7-8 वर्ष की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। और पर पर ऐसी निर्दिष्टित सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी। भिन्न-भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम में गुथी उपयुक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कथन ऐसे का ऐसा पूछा जाता है। नेट में ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। फिर हम आगे बात करते हैं शुक्ल जी की कि हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। यानी कहते हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका है जब समाप्त हो गई थी, तो उस भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास है वो एक जगह रुक गया था, भी आगे चला नहीं। पहले काल विभाजन को ले लीजिए। जिस काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की अब हम आगे वाचन करेंगे इसका। किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया था।
और उसका नामकरण भी इन्हीं रचनाओं के अनुरूप इन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया था। इसी काल का एक निर्दिष्टित सामान्य लक्षण है, वो बनाया जा सकता है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि वह परिणामों के में प्रथम के बराबर न होगी और यह नहीं है कि और सब ढंगों की रचनाएँ मिलकर के भी उसके बराबर न होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएँ हैं, जैसे 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्रचुरता है वो कही जाएगी। दूसरी बात शुक्ल जी ये कहते हैं कि यहाँ ग्रंथों की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। किसी भी काल के भीतर जिस एक ही ढंग में बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध हो चले थे, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। और फिर शुक्ल जी बताते हैं कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ऐसे का ऐसा कथन है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लें। अ, ये जो कथन है, इसका अपने आप में बड़ा महत्व है। और ये प्रश्न है वो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि आपसे पूछेगा कि ये जो पंक्ति है, ये है किसकी? तो ये पंक्ति है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे के विषय में अगर हम बात करें तो आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम रखा था क्या? वीरगाथा काल। या वीरगाथा काल नाम देने वाले प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल थे। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएँ हैं वो मिलती हैं, एक तो अपभ्रंश भाषा की और एक देश भाषा यानी बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं, जिसका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी एक बहुत अच्छी बात हमें बताते हैं कि अपभ्रंश और देश भाषा में 2 तरह की रचना पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो गई थी। लेकिन अपभ्रंश की पुस्तकें हैं, वो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? वो इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि अपभ्रंश की रचना है, वो केवल भाषा का व्यवहार दिखाने के लिए ही लिखी गई थी, न कि साहित्य के इतिहास की विषय में जो जानकारी है वो देने के लिए लिखी गई थी। वो ये मानते हैं कि ये साहित्यिक जो पुस्तकें हैं वो केवल 4 ही हैं, जिसमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 अपभ्रंश की रचनाएँ हैं। इसको अगर याद करें आप तो इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं, विजय हमारी की। तो विजय से हो गया विजयपाल रासो, हमारी से हमीर रासो और की 2 की हैं, तो एक तो कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। और देश भाषा की काव्य में 8 प्रमुख पुस्तकें हैं वो मिली हैं, जिसमें से खुमान रासो है, विशल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद प्रकाश है, जय मेघ जस चंद्रिका है, परमाल रासो है जिसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है, खुसरो की पहेलियां हैं और विद्यापति की पदावलियां हैं। ये कुछ देश भाषा की जो 8 पुस्तकें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इन रचनाओं के इन जो 12 पुस्तकें जो आपको अभी दिखाई गई थी, जिसमें 4 तो अपभ्रंश की थी और जो 8 रचना है वो देश भाषा की थी। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। कहते हैं कि ये जो 8 पुस्तकें हमने देखी, इन 8 पुस्तकों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल का नामकरण है वो इन्हीं पुस्तकों के आधार पर हो सकता है। इसमें से अंतिम 2 तथा विशल देवरासो को छोड़ करके शेष शब्द ग्रंथ है वो वीर गाथात्मक है। यानी आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा वीर गाथात्मक ग्रंथ नहीं? तो इसमें आपको केवल 2 पुस्तकें छोड़नी है जो वीर गाथात्मक नहीं है। इसमें अंतिम 2 यानी खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, अंतिम 2 तो ये छोड़नी है। और एक छोड़ना है विशल देवरासो। बाकी सारी रचनाएं जितनी भी लिखी गई ये राजाओं की प्रसिद्धि के
कारण चारणों के द्वारा लिखी गई थी। ये राजाओं की प्रसिद्धि के लिए यानी वीर गाथात्मक थी। इसमें राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। अतः आदिकाल को मैं इन्हीं रचनाओं को देख करके और मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ? वीर गाथा काल रख रहा हूँ। आचार्य शुक्ल जी ने ये बताया कि मैं वीर गाथा काल नाम आदिकाल का क्यों रखता हूँ? वो इसलिए रखता हूँ क्योंकि इन 3 रचनाओं को छोड़ करके बाकी सारी जितनी भी रचनाएँ आदिकाल में प्राप्त हुई, वो सारी रचनाएँ हैं वो वीर गाथात्मक थी। इसलिए मैंने इसका नाम वीर गाथात्मक रख दिया था। आगे शुक्ल जी हमें ये बताते हैं कि जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देख कर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देख करके अवधि या बेसवाड़ी समझते हैं। यानी आपको याद रखना है, अवधि भाषा का दूसरा नाम देशवाड़ी है। ऐसा भाषा से संबंधित हमें नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बेसवाड़ी के नाम से जानते हैं। जो भाव को थाट कहते हैं और विचार को फीलिंग कहते हैं। जो भाव को तो थाट कहते हैं और विचार को फीलिंग कहते हैं, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी ये कहते हैं कि भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएँ प्राप्त होती हैं, जिसमें एक तो निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा निर्दिष्ट की गई थी। फिर भी प्रत्येक धारा के 2-2 शाखाएँ स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कह सकते हैं और प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा नाम दे सकते हैं। और सगुण धारा है उसको भी 2 भागों में हम बाँट सकते हैं। एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल की जो निर्गुण और सगुण धारा है, निर्गुण धारा का कौन-कौन से 2 भाग हैं? तो ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और सगुण धारा के भी 2 भेद हैं। एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। आगे हम इसके बारे में बात करें तो शुक्ल जी हमें ये क्या कहते हैं शुक्ल जी? शुक्ल जी कहते हैं कि रीति काल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। क्या कहनी है? कि इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा है, उसको खड़ा करना था। न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परि परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। देखिए, शुक्ल जी ये बात हमें बताते हैं कि मैंने कवियों के का परिचय है या कवि है वो कहाँ से लिए थे? तो मिश्र बंधु विनोद से लिए थे। अन्य मैंने ये नहीं है कि जितने भी कवि थे, वो किसी का यश गान यानी कीर्तन करते थे। मेरी ऐसी बिल्कुल सोच नहीं थी। मैं ये चाहता था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पक्का और एक सुव्यवस्थित जो ढांचा है, उसको तैयार कर आगे बात कहते हैं शुक्ल जी कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव है, वो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये प्रश्न ऐसे का ऐसा नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसी पंक्ति उठा करके रामचंद्र शुक्ल की पूछ ली जाती है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके बाद में शुक्ल जी हमें ये बताते हैं कि उनको आरंभ तक ला करके उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर भला मोल ही समझ पड़ता था। पर जी ने नहीं माना, यानी किसी उस समय यानी आधुनिक काल के कवियों के ऊपर कोई बात लिखना यानी कि उनसे बेर मोल लेने के बराबर था। इसलिए जो है अधिकांश जितने भी जो लेखक हुए, उन्होंने उनके ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन मेरा मन है, वो इस बात के लिए मान नहीं रहा था। आगे कहते हैं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी के जनवरी महीने में निकल चुका था। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में
शुक्ल जी बताते हैं कि मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में निकला था और इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। इस नाम से 1929 ईस्वी में के जनवरी के महीने में मैंने को हिंदी साहित्य के इतिहास को निकाल दिया था। फिर है आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई क्योंकि वे सदा से ही भाषा काव्य के अंतर्गत भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती है चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो। हमीर रासो का पता नहीं है। यह प्राकृत पिंगल सूत्र उल्टते पलटते हमारे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरणों में मिले हैं। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीरासो के हैं। ये भी कथन पेपर में कई बार पूछा जाता है कि प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हमीरासो के हैं। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे ये बताते हैं कि मिश्र बंधु के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, इसका उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ में से ही विवरण दिया था। यानी रीतिकाल का जो परिचय मैंने कवियों का परिचय दिया है, शुक्ल जी बताते हैं, ये मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ये सामग्री उठाई है। तो मिस्र बंधु विनोद जो रचना है मिस्र बंधुओं ने लिखी, उन्होंने ये तैयार कर दिया था कि एक अच्छा खाका है, वो तैयार करके छोड़ दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसमें आगे जो जितने भी कवि हुए, जितने भी लेखक हुए, जिन्होंने हिंदी साहित्य के ऊपर लिखा, उनके लिए एक सामग्री है, वो एक धरोहर के रूप में तैयार हो गई थी। फिर आगे बात करते हैं, राय साहब बाबू श्याम सुंदर बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। हिंदी कोविद रत्नमाला है, ये किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की रचना है। श्रीयुत पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता है जिसका नाम है कविता कौमुदी। और श्री वियोगी हरि जी है, उन्होंने ब्रज माधुरी सार से बहुत ही बहुत कुछ सामग्री है, वो वहां से भी मुझे मिली है, जिस जो मेरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने में काफ़ी लिखने में काफ़ी मदद उन्होंने की थी। आगे शुक्ल जी हमें ये बताते हैं कि पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें कुछ संशोधित किया तो 2 बातें हमारे सामने और आई। पहली तो है आदिकाल के भीतर वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपरा का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से अपना रास्ता तैयार किया कर दिया था। और दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने के लिए भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती हैं और योग धारा काव्य का साहित्य साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। ये कथन और कारण में प्रश्न पूछा जाता है। नेट में एक बार पूछा भी गया था ये, तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लें। आगे शुक्ल जी हमें बताते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव का विशेष रूप से विचार किया गया है कि भक्ति काल में रामानंद और नामदेव जी हैं, जिन्होंने भक्ति का मार्ग लोगों के लिए प्रस्तुत किया और लोगों को इस मार्ग पर आने के लिए उन्होंने जो है अपनी भक्ति साधना के प्रति उनको सावचेत किया। आगे शुक्ल जी काल विभाजन के संबंध में एक बात बताते हैं। उससे पहले जो ये कथन मैं अब बताने वाला हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार ये परीक्षा में लगभग देखने को ही मिलता है। यानी 100% ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बार-बार पेपर में पूछा जाता है।
कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को हिंदी परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसको नोट कर लीजिए आप। ये प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आगे इन्होंने संपूर्ण जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसको 4 भागों में विभाजित किया। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को केवल 4 भागों में विभाजित करते हैं। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल को पूर्व मध्य काल और रीति काल को उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। और इनका जो निर्धारण है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल का समय कब से कब तक था? तो 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी और भक्ति काल का 1375 से 1700 ईस्वी और रीति काल का 1700 से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल का 1900 से 1984 ईस्वी। ये पेपर में बहुत बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको याद कर लीजिएगा। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि इनकी प्रवृत्तियों को देख करके ही मैंने इन कालखंडों को अलग-अलग नामों से जो है निर्धारित किया है, अलग-अलग नामकरण इनके किए हैं। प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त या प्रकार की ओर ध्यान देने योग्य रचनाएं हैं, उनका उल्लेख है, वो किया जाएगा। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं। अब मैं आगे आपसे बात करूं हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो आदिकाल के विवरण के विषय में कल हमारी क्लास होगी। उसमें मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित जो-जो बातें महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे पेपर में आती हैं और जो नेट जेआरएफ के पेपर में आती हैं, कॉलेज लेक्चरर के आती है, स्कूल लेक्चरर के आती है और सेकंड ग्रेड में आती है, तो इनके विषय में कल हम अच्छे से और अध्ययन करेंगे। और आज के लिए ये वीडियो इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इतना ही वीडियो आज के लिए और कल आपको आदिकाल है वो पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।